अब आपको बताते हैं कि भारत का अगला राष्ट्रपति कौन बनेगा। आज तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार घोषित कर दिया। यशवंत सिन्हा अब इस रेस में आ गए हैं और यशवंत सिन्हा पहले बीजेपी के बड़े नेता हुआ करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो देश के वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रह चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने वर्ष 2018 में बीजेपी छोड़ दी थी और वो मोदी का विरोध करने वाले नेताओं में सबसे आगे थे। यहां पर जैसे ही बीजेपी में स्थितियां बदली, उन्हें नरेंद्र मोदी पसंद नहीं है, उनकी राजनीति पसंद नहीं है और इसलिए वो बीजेपी से बाहर निकले। फिलहाल वो टीएमसी में है। इससे पहले विपक्षी दलों ने शरद पवार को पहले ऑफर दिया कि आप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन जाइए। शरद पवार ने मना कर दिया। उन्होंने सोचा कि अब जीवन के इस आखिरी पड़ाव पर जब इतना नाम कमाया है, वो इतने बड़े नेता बन गए हैं, वो अपना आखिरी चुनाव हारना नहीं चाहेंगे। इसलिए शरद पवार ने बहुत विनम्रता के साथ कह दिया कि मैं नहीं लड़ पाऊंगा। फिर फारूक अब्दुल्ला के पास ये ऑफर गया, फारूक अब्दुल्ला ने भी मना कर दिया और फिर महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी को विपक्ष का राष्ट्रपति पद का संयुक्त उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने भी बहुत ही विनम्रता के साथ इनकार कर दिया। यानी स्थिति यह है कि विपक्ष के जो नेता हैं वो किसी उम्मीदवार को ढूंढ रहे हैं। पूरे देश में सारी पार्टियों में उम्मीदवार को ढूंढा जा रहा है कि कोई एक उम्मीदवार इस देश में मिल जाए जो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ ले, लेकिन उन्हें उम्मीदवार नहीं मिल रहा क्योंकि कोई भी बड़ा नेता, इज्जतदार नेता, बड़ी शख्सियत रखने वाला नेता इस समय राष्ट्रपति पद के चुनाव में जाना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें यह साफ पता है कि वो जीत नहीं पाएंगे। ये सारे नेता जानते हैं कि विपक्ष के पास राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त वोट, पर्याप्त संख्या बल है ही नहीं। और वोटों का गणित आज हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको संक्षेप में यह बता दूं कि राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। तो हमने आपको यह तो बता दिया कि एक तरफ अब बड़ी मुश्किल से यशवंत सिन्हा मान गए हैं और यशवंत सिन्हा के लिए आज की स्थिति में जो उनकी हालत है और राजनीतिक रूप से वो जहां खड़े हैं, उनके लिए यही बड़ी बात हो जाएगी कि वो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार के तौर पर वो चुनाव लड़े, चाहे उन्हें 1000 वोट भी ना मिले। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद और सभी राज्यों के विधायक वोटिंग करते हैं और यह चुनाव बाकी चुनावों से अलग होता है क्योंकि इसमें हर वोट की वैल्यू अलग अलग होती है और यह वैल्यू हर राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय की जाती है और जनसंख्या के लिए 1971 की जनगणना को आधार माना जाता है। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश आबादी के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए उत्तर प्रदेश के विधायकों के वोट की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है। तो सबसे महंगा जो वोट है, सबसे ज्यादा भारी वोट जो है वो उत्तर प्रदेश के विधायक का है। उत्तर प्रदेश के हर विधायक के वोट की वैल्यू है 208, यानी इस हिसाब से उत्तर प्रदेश के 403 विधायकों के वोट की टोटल वैल्यू हुई 83,824, क्योंकि हमने 208 को गुणा किया है कुल मिलाकर सारी संख्या से। लेकिन दूसरी तरफ सिक्किम के एक विधायक के वोट की वैल्यू सबसे कम है पूरे देश में और वो है सिर्फ 7, क्योंकि 1971 की जनगणना के मुताबिक सिक्किम की आबादी सिर्फ 2 लाख है। यानी इस हिसाब से सिक्किम के 32 विधायकों की जो टोटल वैल्यू हुई वो है सिर्फ 224, मतलब 32 गुणा 7 जब हमने किया तो टोटल वैल्यू आती है 224। यानी ये वहां के सिक्किम के जो टोटल विधानसभा की जो वैल्यू है वो ये है। अब जो विधायक इस चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं उनकी संख्या हमारे देश में है कुल मिलाकर सारे राज्यों के विधायकों को मिलाकर 4033 और इन सब के वोट की जो वैल्यू है मिलाकर वो बनती है 5,43,231, जबकि लोकसभा और राज्यसभा के 776 सांसदों के वोट की वैल्यू है 5,43,200, यानी हर एक सांसद के वोट की वैल्यू हुई लगभग 708। यह वैल्यू निकालने के लिए सभी विधायकों के टोटल वोट की वैल्यू को सभी सांसदों की संख्या से भाग किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है और तब यह 708 की वैल्यू निकलती है और सभी सांसदों और विधायकों के वोट की टोटल वैल्यू बनती है 10,86,000। तो सबकी मिला के जो वैल्यू आई वो है 10,86,000। अब राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए 50% से ज्यादा वोट होने चाहिए।
किसी भी एक उम्मीदवार के पक्ष में। और इस समय बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों के पास लगभग 48% वोट हैं, यानी उन्हें सिर्फ 2% वोट और चाहिए। 48% उनके पास पहले से है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के पास 24% वोट है। टीएमसी के पास 5.4% वोट है। जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस के पास भी 4% है। नवीन पटनायक की बीजू जनता दल के पास लगभग 3% वोट है। और अब अगर वाईएसआर कांग्रेस या बीजू जनता दल में से कोई एक पार्टी भी अगर बीजेपी को अपना समर्थन दे देती है तो उसका उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में जीत जाएगा, जिसकी की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। और यहां बड़ी बात यह है कि वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी इसी महीने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर चुके हैं और नवीन पटनायक ने भी 30 मई को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। इसलिए संभव है कि ये दोनों पार्टियां राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी का साथ देने के लिए तैयार हो जाएं। और अगर ऐसा हो गया, इनमें से एक पार्टी ने भी साथ दे दिया, तो बीजेपी का उम्मीदवार ही भारत का अगला राष्ट्रपति बनेगा। और अब आपको लेटेस्ट अपडेट बता देते हैं। बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है और वो पहली आदिवासी महिला हैं जिन्हें राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। उनकी उम्र 64 वर्ष है और वो उड़ीसा से आती हैं। इसके अलावा वो पहले झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यही आपकी यानी भारत की अगली राष्ट्रपति है। और ये पहली आदिवासी महिला हैं। इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू बीजेपी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं और जो इस समय नंबर गेम है उसके हिसाब से आप अभी से यह तय मान सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू ही भारत की अगली राष्ट्रपति होंगी, क्योंकि बीजेपी के पास 48% वोट हैं। उन्हें सिर्फ 2% वोट और चाहिए 50% का आंकड़ा छूने के लिए, और वो आसानी से इतने वोट बीजेपी दूसरी पार्टियों से ले लेगी। तो बड़ी बात यही है कि द्रौपदी मुर्मू बीजेपी की तरफ से भारत के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी। और क्योंकि वो आदिवासी महिला हैं और उड़ीसा से आती हैं, तो अब लगभग आप इस बात को तय मानिए कि बीजू जनता दल के नवीन पटनायक भी अब द्रौपदी मुर्मू के लिए बीजेपी के साथ खड़े हो जाएंगे। और अगर बीजेडी ने बीजेपी का साथ दे दिया तो फिर बीजेपी राष्ट्रपति पद का यह चुनाव जीत जाएगी और द्रौपदी मुर्मू ही भारत की अगली राष्ट्रपति बनेंगी। और क्योंकि वो उड़ीसा से आती हैं और आदिवासी भी हैं, इसलिए बीजेडी उन्हें जरूर सपोर्ट करेगी। आज तक कोई आदिवासी ट्राइबल प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया है, इसलिए हमें ट्राइबल पर और पहली बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था। और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है। तो आपको बता देते हैं कि कौन है द्रौपदी मुर्मू। झारखंड की राज्यपाल पहले रह चुकी हैं और बहुत नीचे से ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स करते करते वो यहां तक पहुंची हैं। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थीं। उड़ीसा के मयूरभंज जिले की वो रहने वाली हैं। ये हम आपको बता चुके हैं कि वो उड़ीसा से आती हैं और अब तो बीजेडी उन्हें जरूर सपोर्ट करेगी। और 20 जून 1958 को उड़ीसा में उनका जन्म हुआ था और आप समझिए कल ही इनका जन्मदिन था। तो कल इनका जन्मदिन था और जन्मदिन बीतने के 24 घंटे भी बीते नहीं और इन्हें अपने जन्मदिन का शानदार तोहफा मिल गया है। 2 बार ये विधायक रह चुकी हैं और बीजेपी और बीजेडी की सरकार में ये मंत्री भी रह चुकी हैं।
और नगर पंचायत से पार्षद रही हैं, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि ये बहुत नीचे से ग्रास रूट लेवल से ये राजनीति करते करते यहां तक पहुंची हैं। तो इन्होंने नगर पंचायत का चुनाव भी लड़ा है और नगर पंचायत से होते होते ये विधायक बनी, उसके बाद मंत्री बनी, उसके बाद राज्यपाल बनी और अब ये राष्ट्रपति बनेंगी। 20 जून को इनका जन्मदिन होता है और आज 21 जून है, तो आप समझ लीजिए कि इनका इससे बढ़िया बर्थडे गिफ्ट इन्हें और क्या मिल सकता है कि ये भारत की अगली राष्ट्रपति होंगी। इसी साल गुजरात में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और इसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होंगे, जहां आदिवासी समुदाय की आबादी बहुत ज्यादा है। इसलिए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाना काफी बड़ा फैसला माना जाएगा। और एक और बात, वो महिला हैं, इसलिए यह फैसला देश की महिलाओं के बीच भी बहुत लोकप्रिय हो सकता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.